जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर होता है सेंस ऑर्गन करके। इसके अंतर्गत हम मानव नेत्र, कान, जो मानव के शरीर में जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियाँ, यानी ज्ञानेंद्रियाँ या सेंस ऑर्गन ये क्या होते हैं? नहीं, हमारे शरीर के वैसे अंग या ऑर्गन्स जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। कैसे बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उसे हम सेंस ऑर्गन्स की कैटेगरी में रखते हैं। उन सारे ऑर्गन्स को हम किस में रखते हैं? सेंस ऑर्गन में, जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। जैसे बाहर सर्दी है या गर्मी है, बाहर किस तरह की स्मेल आ रही है, बाहर कौन खड़ा है, क्या बज रहा है, ये अपने कानों से आप सुनते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी बाहरी वातावरण दुनिया में हो रहा है, इनको आभास करने के लिए हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं उन्हीं को हम सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में रखते हैं। ज्ञान इंद्रियां, यानी जो ज्ञान कराती हैं वो सारे ऑर्गन्स। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 5 होती है। जैसे आँख और कान, आँख और कान दो तो एक साथ हो गए, आँख कान। वहीं आँख के पास में आपकी नोज़ होती है, ये क्या करती है? सूंघने का काम करती है, किस तरह की सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। उसके बाद नाक के तुरंत नीचे आपका जो मुंह है, उसके अंदर टंग होती है। टंग स्वाद बताने का काम करती है। क्या करती है? स्वाद बताने का काम करती है। साथ ही स्किन, स्किन हमें बताएगी कि सर्दी है या गर्मी है, यानी स्किन तापमान को बताती है। बाहरी जो तापमान है, क्या है, सर्दी है, गर्मी है, इस तरीके का वातावरण है, उसके बारे में ज्ञान कराती है। तो ये सारे के सारे जो 5 लिखे गए हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज हम आँख से स्टार्ट करेंगे। बाकी आँख देखने का काम करती है, कान जो है ये सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है। ये जो 4 हैं, आँख, कान, नाक और त्वचा, ये हमें बिना स्पर्श कराए ये बाहरी वातावरण का ज्ञान करा देते हैं। जबकि जीभ से किसी चीज़ को जब हम स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही हमें उसका स्वाद के बारे में पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, किस तरीके का है। बाकी आज के इस वीडियो में हम आँख के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। देखिए, आँख को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आँख का जो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, जो हम लोगों को दिखती है दूसरे की आँख, उनमें क्या क्या आँख के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में देखना है। उनका क्या यूज होता है हमारी आँख में, क्या फंक्शन को वो पे करते हैं। उसके बाद आँख का हम इनर व्यू देखेंगे, यानी आंतरिक भाग, उसमें क्या है, रेटिना क्या है, एक्वस ह्यूमरस क्या है, यानी ये सारी चीज़ों को हम इनर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू में देखते हैं। इसमें आपको 4 से 5 चीज़ें याद रखनी होती हैं। जैसे यदि जो हमारी आँख में जो वाइट वाला पार्ट दिखता है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये जो वाइट वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। हमारी आँख के जो श्वेत भाग को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा बोलते हैं। आँख के श्वेत भाग को स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर ये आपको जो बहुत सारी छोटी छोटी नसें दिख रही हैं, ये रेड हो जाती हैं जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, या हमारी आँख में कुछ कूड़ा वगैरह चला जाता है, कोई तिनका वगैरह चला जाता है, तो ये हमारी आँख कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। बहुत सारी नसें, संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा के बारे में भी आपको याद रखना है। बाकी हमारी आँख के अंदर जो कंचे के समान आपको गोल संरचना दिख रही है, इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये क्या है? आइरिस है, आइरिस। बड़ा बड़ा गोला सा आपको दिख रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं? हम आइरिस बोलते हैं, आइरिस। आइरिस क्या करता है हमारी आँख के अंदर? जो आइरिस है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को। अभी इसको हम समझाते हैं। आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें, यदि आपकी आँख के ऊपर कोई टॉर्च लगा दे एकदम से, तो आपकी आँख एकदम सिकुड़ जाती है। तो ये सिकुड़ने का काम कौन करता है? ये आइरिस ही करता है। तुरंत ये सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि इसके अंदर लेंस होता है, उसको बचाने के लिए लेंस की ये रक्षा करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ये आइरिस करता है। और जब
कम उजाला होता है तब ये फैल जाता है, जिससे हमें दिखता रहता है। इसे यदि हम रोज़ के एग्जाम्पल से यदि समझना चाहें, यदि जब आप बाहर जाते हो कहीं, तो आप यदि उजाले में रहते हो, प्रकाश में रहते हो, उसके बाद यदि आप कमरे में अंदर आओ तो आपको कुछ दिखता नहीं है। यदि लाइट नहीं जग रही है तो कुछ दिखेगा नहीं उस टाइम पे। तो धीरे धीरे ये आयरिस क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। ये आयरिस 2 से 3 मिनट में फैल जाता है और आपको दिखने लगता है। ये फैलने और सिकुड़ने का काम कौन करता है, ये आयरिस ही करता है। क्यों क्यों फैलता सिकुड़ता है, क्योंकि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बाकी जो आयरिस का जो कलर होता है, ये बेसिकली 3 कलर होते हैं। ब्लैक होता है, ब्राउन या ब्लू। ब्लैक, ब्राउन या ब्लू, ये 3 कलर में देखे जाते हैं। तो हमारी आँख का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आयरिस पर डिपेंड करता है। इंडिया में बेसिकली आपको ब्लैक और ब्राउन ही मिलेंगे। ये ब्राउन है, ये ब्लू दिया गया है, ब्लैक तो आपकी भी होगी। तो आप आयरिस को आप समझ गए। आयरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, फैलने सिकुड़ने का काम करता है। ये 2 से 3 मिनट में फैलता है। बाकी सिकुड़ने में इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे किसी ने टॉर्च मारी या कहीं एकदम तेज़ प्रकाश पड़ा, ये तुरंत सिकुड़ जाता है। फैलने में इसको टाइम लगता है। आयरिस का जो सेंटर होता है, वहाँ आपको एक छोटी छोटी बिंदी सी दिखती है, उसे हम पुपिल्स बोलते हैं। पुपिल, उसे क्या बोलते हैं, पुपिल। ये क्या करता है, ये हमारी आँख में जो प्रकाश है इसी के माध्यम से प्रवेश करता है। तो प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो वो पुपिल्स के द्वारा। हमारी आँख में प्रकाश पुपिल्स के द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा, पुपिल्स के द्वारा। साथ ही ये जो आयरिस है, इसके ऊपर, हमारी आँख के ऊपर एक झिल्ली होती है, झिल्ली चढ़ी हुई होती है। जिस तरीके से मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन होती है, इसी तरीके से आपने बहुत सारी बायोलॉजी में देखी हैं कि सभी हार्ट है या कुछ भी कोई ऑर्गन है, उसके ऊपर क्या है, पतली पतली झिल्ली होती है। तो आँख के ऊपर भी इस तरह की झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम कॉर्निया बोलते हैं। पूरी आँख पर कैसी होती है, उसको ढके रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। आँख के ऊपर की झिल्ली को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये जो कॉर्निया होती है, नेत्रदान के समय इसी का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। तो इस तरीके से आप यहाँ आपने 4 से 5 चीज़ें देखी, इसको हम एक बार रिवाइज करा दें। जैसे ये वाइट वाला पार्ट है, ये स्क्लेरा है। ये रेड रेड जो नसें दिख रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। हमारी आँखें जो लाल हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला गोला है, इसको क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। इसके अंदर जो सेंटर में है, उसको हम पुपिल बोलते हैं। इसके जो ऊपर से पतली झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। आयरिस क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी आँख में जो प्रकाश है, किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो पुपिल्स के द्वारा प्रवेश करता है। कंजक्टिवा आप जान गए क्या होता है, कंजक्टिवा। स्क्लेरा जो वाइट वाला जो पार्ट होता है आँख का, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। इस तरीके से आपने जो हमारी आँख से संबंधित 5 चीज़ों को समझ लिया, जो हमें फ्रंट में दिखती हैं। ये आप किसी की भी आँख को पकड़ के उसको गिना सकते हो। ये आयरिस है, ये पुपिल है, ये स्क्लेरा है, ये कंजक्टिवा है, ये कॉर्निया है। इसके बाद अब हम आँख का इनर व्यू देखते हैं कैसा होता है। हम किसकी बात करेंगे, इनर व्यू की। अभी तक आपने स्क्लेरा देख लिया, आयरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, कॉर्निया पतली झिल्ली थी, प्रकाश प्रवेश कर रहा था पुपिल के द्वारा, इतना। और कंजक्टिवा, इसके बारे में 5 चीज़ों के बारे में अभी तक आप पढ़ चुके हो। इसके बाद अब आपको आँख के अंदर जाना है। इनर में क्या होता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, अब हम इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है, रफ इमेज बना के आपको बता दें, उसके बाद इसमें समझा देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेटेड है। हम अपने से समझा देंगे तो आप समझ जाओगे। ये तो आँख का क्या हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया, जो फ्रंट होता है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 6 मांसपेशियाँ होती हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे की ओर। इसमें एक लेंस फंसा हुआ रहता है, लेंस। हमारी आँख के अंदर का जो लेंस होता है, उसको वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जो आपने
फिजिक्स में यदि पढ़ा हो तो, उत्तल लेंस की तरह। तो इसमें लेंस फंसा रहता है। तो इन मांसपेशियों को हम सिलियरी मांसपेशी बोलते हैं। इन मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल। इधर इस तरीके से ये लेंस है, इस तरीके से फंसा रहता है, इसको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। इनका क्या काम होता है? लेंस को ये पकड़ के रखती हैं। सिलियरी मसल्स जो होती हैं ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। और ये जो मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स हैं, ये क्या करती हैं? इस लेंस का समायोजन करती हैं। समायोजन का क्या अर्थ हो गया? ये लेंस को एडजस्ट करने का काम करती हैं। जैसे हमें कहीं दूर का देखना होता है तो हम आँख फाड़ फाड़ करके देखते हैं। जब हम आँख फाड़ फाड़ करके देखते हैं तो ये लेंस को क्या करती हैं? पतला कर देती हैं। यानी दूर का देखने के लिए लेंस को जो पतला करने का काम कौन करती हैं? जब इसको हम खींच देंगे, इधर खींच देंगे, इधर खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो दूर का देखने के लिए लेंस पतला हो जाता है। जब हम पास का देखते हैं तो हम बहुत आंखों को सिकोड़ते हैं एकदम। जब हम पास पास लाते हैं तो ये सिलियरी मांसपेशियां लेंस को मोटा कर देती हैं, मोटा। तो लेंस को पतला और मोटा करने का काम किसका होता है? ये सिलियरी मांसपेशियों का होता है। तो सिलियरी मांसपेशियां किस तरीके से लेंस का समायोजन करती हैं उसको आप समझ गए होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 6 होती है, 3 ऊपर 3 नीचे। यानी जो मोतियाबिंद का नाम आपने सुना होगा, मोतियाबिंद, तो ये क्या होता है? ये इसी से संबंधित है, सिलियरी मांसपेशियों से। जब ये मांसपेशियां होती हैं कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लेंस के ऊपर आ जाती हैं। जब ये लेंस के ऊपर आ जाती हैं तो हमें क्लियर दिखता नहीं है। हमारी नज़र कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। हालांकि इसको काट के अलग किया जा सकता है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। तो मोतियाबिंद किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। इसमें क्या हो जाता है? जो सिलियरी मांसपेशियां हैं ये लेंस के सामने आ जाती हैं, जिससे हमें दिखना बंद हो जाता है, बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। तो मोतियाबिंद भी इसी से संबंधित है। इसके बाद में क्या होता है? जो आँख का पीछे वाला भाग है उसे हम बोलते हैं रेटिना। आँख के पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ये रेटिना दिया गया है, तो हम एक एक करके आपको समझाते जा रहे हैं, यहाँ टिक लगाते जा रहे हैं। आँख का पीछे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पर ही जाकर के इमेज बनती है। जैसे यहाँ से प्रकाश ने प्रवेश किया, लेंस से होकर के उसको क्लियर करते हुए यहाँ से जाएगा और रेटिना पर जाके इमेज बनेगी। और रेटिना से क्या होती हैं? पीछे से नब्ज़ आई रहती हैं जो माइंड में जाके मिलती हैं। ये तुरंत इस इंफॉर्मेशन को माइंड तक ले जाती हैं और तुरंत हमें पता चल जाता है कि ये कौन है, ये किसको देख रहे हैं हम। तालाब है, नदी है, नाला है, मोटरसाइकिल है, कार है, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी तुरंत मिल जाती है। तो ये रेटिना है और ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जो किसकी रक्षा करता है? रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना की रक्षा करने के लिए एक लिक्विड होता है, इसको हम विट्रस ह्यूमस बोलते हैं, विट्रस ह्यूमस। यहाँ अभी इधर लिख दे रहे, आपको याद रहेगा। इसके बीच में, लेंस के और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमस। ये किसकी रक्षा करता है? ये रेटिना की रक्षा करता है। जो रेटिना होता है इस पे उल्टा प्रतिबिंब जाके बनता है। रेटिना पर कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक छोटा। जो उत्तल लेंस की जो विशेषता होती है उसी तरीके से यहाँ प्रतिबिंब बनता है, लेकिन माइंड इसको सीधा करके देखता है। तो रेटिना पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और छोटा। जो उत्तल लेंस की जो विशेषता होती है उसी तरीके का जाकर के प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो रेटिना को आप समझ गए, यहाँ प्रतिबिंब किस तरीके का बन रहा ये भी आपने देख लिया। जो आँख का जो बाहर का पार्ट है, आइरिस और लेंस वाला, इसके बीच में भी एक लिक्विड भरा रहता है। यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा रहता है, उसको हम एक्वस ह्यूमस बोलते हैं। एक्वस ह्यूमस, एक्वस ह्यूमस, AH। इसको आगे भी अभी बता देंगे, एक साथ अभी आपको सारा रिवाइज करा देंगे। अभी आप पढ़ते जाएं इसको और याद रखना। बाकी अब आपको किसके बारे में पढ़ना है? देखिए, रेटिना पर एक चीज़ और आपको पढ़नी है। इस तरीके से अभी आपने रेटिना को देखा था,
रेटिना। रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर एक संरचना होती है इस तरीके से, इस तरीके से, उसको मैकुला बोलते हैं, मैकुला। तो क्या बोलते हैं, मैकुला। उसे हम मैकुला बोलते हैं, मैकुला या येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। यहाँ पर प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर बनता है, इस पर जो मैकुला होता है वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल प्रतिबिंब जो होता है वो बिल्कुल क्लियर बनता है। प्रतिबिंब यानी रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब क्लियर बनता है, तो वो येलो स्पॉट पर या मैकुला पर, येलो स्पॉट या मैकुला पर प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर बनता है। अब येलो स्पॉट या मैकुला है, इसी के अंदर एक और पॉइंट होता है बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में, उसको हम बोलते हैं फोविया, फोविया। उसे क्या बोलते हैं, फोविया। यानी ये क्या होता है, मैकुला का सेंट्रॉइड होता है फोविया। हालांकि पूरा का पूरा प्रतिबिंब क्लियर बन रहा है किस पर, मैकुला पर, येलो स्पॉट पर, और इसमें भी जो सेंट्रॉइड है फोविया, वहाँ बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट बनता है वो फोविया पर बनता है। तभी जो जो निशानेबाज होते हैं वो 1-2 मिनट तक निशाना लगाते हैं और इसको वो फोविया पर लाने का, प्रतिबिंब को लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो निशाना लगाते हैं। तो फोविया क्या होता है, तो ये यानी जो रेटिना है, रेटिना पर मैकुला होता है बीचों बीच में, मैकुला को ही हम येलो स्पॉट बोलते हैं। जो मैकुला का जो सेंट्रॉइड होता है उसको हम फोविया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोविया। तो अभी तक आपने जो रेटिना तक आप पढ़ चुके हो, अब आपको पढ़ना है जो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, जो हमारी आँख से जो भी नसें होती हैं जो हमारे ब्रेन में जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। अब हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए, आँख से संबंधित एक और बिंदु होता है, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। यहीं पर इसको इरेज करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, जहाँ पर आकर के सारी की सारी ये जो नसें होती हैं ये मिलती हैं, नसों का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इनका जो जंक्शन पॉइंट होता है, इसको हम अंध बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमें दिखेगा नहीं, अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट इसी को बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये क्या होता है, ये जंक्शन होता है ऑप्टिक नर्व्स का, ऑप्टिक नर्व्स का जंक्शन होता है, उसी को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ यदि प्रतिबिंब बनेगा तो दिखेगा नहीं। ये भी आपने देख लिया। साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सब शरीर के अनुपात में जो सबसे बड़ी आँख होती है वो किसकी होती है, तो वो हिरन की होती है, हिरन की। हिरन का शरीर तो छोटा होता है लेकिन आँख उसकी बहुत बड़ी होती है। और शरीर के अनुपात में जो सबसे छोटी आँख होती है वो किसकी होती है, वो हाथी की होती है, हाथी। शरीर कितना भारी होता है, आँख उस हिसाब से बिल्कुल छोटी होती है। और जो चींटी होती है, चींटी की जो आँख होती है वो सिर पर होती है, ऊपर। चींटी की आँख कहाँ होती है, इसके ऊपर होती है, ऊपर, ऊपर। अब हमें ऑप्टिक नर्व्स के बारे में पढ़ना है। ये जो आपको अलग अलग कलर की कई सारी ये जो नर्व्स दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं, ये क्या हैं, जो आँख की जो नर्व्स होती हैं उनको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। जब इनको माइक्रोस्कोप से देखा गया और भी छोटे छोटे जो यंत्र होते हैं उनसे देखा गया, तो इनमें आपको 2 तरीके की संरचनाएं दिखी। या तो ये शंक्वाकार थी या ये बेलनाकार थी। ये क्या है, बेलनाकार, इस तरीके की थी। या ये नसें इस तरीके की थी, इसकी बेलनाकार और शंक्वाकार। तो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये कितने तरीके की हैं, 2 तरीके की। या तो ये बेलनाकार थी, बेलनाकार, या शंक्वाकार थी, शंक्वाकार। जो शंक्वाकार नर्व्स थी ये वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं, वस्तु के रंग का, वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं। शंक्वाकार नर्व्स क्या करती हैं, वस्तु के रंग का ज्ञान कराती हैं। इसको आपको किस तरीके से याद रखना है, जैसे ये बर्थडे में जो टोपी वगैरह लगाते हैं वो शंकु के आकार की होती है, वो अलग अलग कलर की होती है। तो कलर का ज्ञान कौन कराएंगे, शंक्वाकार नर्व्स। और जो बेलनाकार नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्रकाश की तीव्रता के बारे में हमें बताती हैं।
इनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतने ही हम कम प्रकाश में देख पाएंगे। तो प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बेलनाकार नब्ज पर। जो सिलिंड्रिकल नब्ज होती हैं उन पर। तो ये क्या करती हैं? प्रकाश की तीव्रता के बारे में। प्रकाश की तीव्रता जितनी इनकी संख्या ज़्यादा होगी उतने ही हम कम प्रकाश में देख पाएंगे। इनकी जो संख्या होती है वो उल्लू में बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उल्लू जो होता है रात को भी देख लेता है। रतौंधी आपने सुना होगा, जो आँख से संबंधित होता है, उसमें यही बेलनाकार जो नब्ज होती हैं ये काम करना कम बंद कर देती हैं, जिससे हमें शाम से ही दिखना बंद हो जाता है। रतौंधी में कौन डिस्टर्ब होता है? ये बेलनाकार नब्ज। इसके बाद इससे आपको 2 डिसीज़ के बारे में और याद रखना है। एक तो डाल्टोनिज्म और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा कौन है? कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, डाल्टोनिज्म जो रोग होता है इसमें लाल रंग को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है। लाल रंग को जब हम लाल रंग को नहीं पहचान पा रहे तो किन नब्ज की हमारे अंदर कमी होगी? जो शंकु आकार में जो लाल रंग की जो नब्ज थी वो उनकी शंकु आकार में जो लाल रंग वाली थी। और जब कलर ब्लाइंडनेस में हमको क्या होता है? लाल रंग और हरा रंग, लाल और हरे रंग को पहचान करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। लाल रंग को और हरा रंग को पहचान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसमें कौन सी नब्ज डिस्टर्ब होती हैं? तो वो शंकु आकार। इसके साथ ही आपने देखा होगा कुछ जानवरों में क्या होता है कि उनकी जो आँख होती है वो रात को चमकती हैं। तो आँख जानवरों की, कुछ जानवरों की आँख जैसे सियार है, बिल्ली है, इनकी आँख रात में क्यों चमकती हैं? तो टिपिडम लुसिडम नामक द्रव भरा होता है जिसमें जिंक होता है बेसिकली, उसी वजह से जानवरों की आँख चमकती हैं। तो कौन सा द्रव होता है? टिपिडम लुसिडम द्रव के। इसमें क्या होता है? इसमें जिंक होता है, इसी कारण के इन जानवरों की जो आँख होती है वो चमकती है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये जो होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसमें क्या हो जाता है? हमारा जो 23rd पेयर होता है उसका जो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस में। जैसे यदि बात करें, जैसे पिता को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्ट हो जाएगा। जो आने वाला जो बच्चा होगा यदि वो लड़का हुआ तो XY होगा, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस वो बिल्कुल नहीं होगी। और लड़की हुई X और X तो उसमें उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। इस तरीके से भी ये आगे जब डिसीज चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर अभी आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आज आपने जो आइज़ थी, ह्यूमन आइज़, इनके बारे में आपने कंप्लीट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।